हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव साइंस एकेडमी बारामती। माई सेल्फ डीपीसी, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक नीट। हम नीट कैसे क्रैक करें, बायोलॉजी क्या है, उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी क्या है और उसके कुछ ब्रांचेस क्या है। देखिए, नीट क्रैक करने के लिए हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। नीट के बारे में जनरली आप इंफॉर्मेशन सब जानते हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि आप नीट को कैसे क्वालिफाई करें। ठीक है, हमारे पास क्या क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए। तो देखिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एनसीईआरटी। ठीक है, इट इज द बाइबल फॉर द नीट। नीट के लिए बाइबल माना जाता है। आप मान के चलिए, अगर आपने एनसीईआरटी को रीड किया है, ओके, रीड करना ही सफिशिएंट नहीं है। आप कैसे रीड करते हैं, इट इज द मस्ट। कोई भी स्टूडेंट बोलता है कि सर हमने एनसीईआरटी को 2 टाइम्स रीड कर लिया, 5 टाइम रीड कर लिया कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, रीड करने से एनसीईआरटी से सिलेक्शन नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप नीट को कैसे रीड करें। उससे पहले देखिए, कुछ हम जरा और जनरल टॉपिक पे बात करते हैं। अगर नीट का नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 180। ओके, नीट में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा, 180। 180 में आप देखिए, फिजिक्स 45, केमिस्ट्री 45 प्लस बायोलॉजी 90 क्वेश्चन। बायोलॉजी में फर्दर कैटेगराइज कर दिया गया है, जूलॉजी में, बॉटनी में। तो एक बात मेरी समझ में आ रही है, लगभग जो 50% जो वेटेज वो किसका है, वो बायोलॉजी का है। एक हमको समझ में आ गया है कि बायोलॉजी नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट कवर अराउंड 50% सिलेबस ऑफ द टोटल नीट क्वेश्चंस। नीट में जो 180 क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें 50% जो क्वेश्चंस हैं वो बायोलॉजी से फ्रेम हो रहे हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट ऑफ बायोलॉजी। अब देखिए, अगर हम ओवरऑल क्या बात करें, एवरेज की बात कर रहा हूं मैं, 30 चैप्टर्स फिजिक्स में है ना, जनरल बात कर रहा हूं। 30 चैप्टर्स केमिस्ट्री में है और 30 चैप्टर्स आपका बायोलॉजी में है। ओके, किसी में तो ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, मतलब मैं जनरल बता रहा हूं। तो टोटल चैप्टर्स मेरे पास हो गए हैं 90। ओके, मतलब तीनों सब्जेक्ट को मिला के मेरे पास कितना हो गया है, 90 चैप्टर्स। ठीक है ना। अब मेरे पास क्वेश्चन कितना रहा, 180। तो एक बात मेरे पास ये भी कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि 90 इंटू अगर मैं 2 करता हूं, दिस इज 180। मतलब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में हर एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए। इतना कंफर्म हो गया। मतलब ये भी बात है कि हम किसी चैप्टर को छोड़ भी नहीं सकते। ठीक है। अब देखिए, आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, ओके, आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस अराउंड 150 क्वेश्चंस होगा, 150 to 140। ओके, 140 to 150 क्वेश्चंस डायरेक्ट फ्रेम होंगे फ्रॉम द एनसीईआरटी। डायरेक्ट फ्रेम फ्रॉम एनसीईआरटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आउट ऑफ 180 क्वेश्चंस, 140 to 150 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रेम होंगे फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके, हर एक सब्जेक्ट में। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं मेरे को सिलेक्शन के लिए कितना मार्क्स चाहिए, वी रिक्वायर अराउंड 550 प्लस फॉर सिलेक्शन। हमको नीट में अगर सिलेक्शन चाहिए, एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट, तो हमको 550 प्लस में मार्क्स होना चाहिए। अगर मैं एनसीईआरटी का 140-150 क्वेश्चन को मैं लेता हूं, ओके, तो अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, एक भी मेरा नेगेटिव नहीं होता, सिर्फ एनसीईआरटी की मैं बात
तो 560 प्लस 600, ओके। मतलब मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़कर 560 टू 600 मार्क्स ऑब्टेन किया है। सिलेक्शन के लिए मेरे को कितना चाहिए? 550 चाहिए। डायरेक्ट देखिए मैं सिलेक्ट हो रहा हूँ। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। तो आपको ध्यान देना है, अगर आप नीट में सिलेक्ट होना चाहते हैं तो एनसीईआरटी द मस्ट, ठीक है। अब देखिए 140 150 जो 30 क्वेश्चंस होंगे, आप बोलोगे 30 क्वेश्चन के साथ क्या है? जो 30 क्वेश्चंस होंगे इट इज नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी, जनरली एनसीईआरटी से बाहर की नहीं है। एनसीईआरटी के जो डिटेल लाइनिंग है उसको ट्विस्ट करके उन्होंने क्वेश्चन तैयार किया है, तो इस पर भी ध्यान देना है। वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि बच्चा क्या होता है उसमें स्टिक हो जाए, पैनिक ले ले तो टाइम उसका किल हो जाए। तो जनरली इन क्वेश्चन को अगर आप छोड़ भी देते हैं तब भी आप सिलेक्ट हो पा रहे हैं, ठीक है। तो इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। तो ये तो मैंने जनरल कैलकुलेशन बताया कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं एमबीबीएस के लिए सिर्फ एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। अब आपको एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक। हम एनसीईआरटी बुक को कैसे रीड करेंगे, ठीक है। उसके देखिए पहले तो आप क्या करें, उसका थ्योरी रीड करें, इंपॉर्टेंट है। पहले आपको एनसीईआरटी का थ्योरी रीड करना है। उसके बाद देखिए चैप्टर के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद हर एक चैप्टर के बाद समरी होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। समरी, किसी भी चैप्टर का समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी समरी में कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमको थ्योरी में नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फ्लो चार्ट है ना, एनसीईआरटी में कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे आप किंगडम में देख लें, हर एक किंगडम में दिया गया है। कोऑर्डिनेट में आप कोऑर्डिनेट का फाइनल का फ्लो चार्ट दिया गया है, तो आपको फ्लो चार्ट पर भी ध्यान देना है। उसके बाद साइंटिस्ट देखिए, जब हम एनसीईआरटी में थ्योरी चैप्टर पढ़ते हैं तो इस चैप्टर से पहले साइंटिस्ट के नाम आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पे भी ध्यान देना है। तो एनसीईआरटी आपको कैसे रीड करना है, एक तो उसको पहले थ्योरी पढ़ना है, समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट और एक होता है डायग्राम। एनसीईआरटी के डायग्राम्स विद एक्यूरेट लेवल, आपका लेवलिंग भी बहुत अच्छा होना चाहिए। तो अगर आपने इस फॉर्मेट में एनसीईआरटी को रीड किया है तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अलग से आपको क्या बनाना है, एक फैक्ट फाइल। फैक्ट फाइल अब हम कह सकते हैं फैक्ट शीट बनाना, फैक्ट फाइल और फैक्ट शीट। जैसे आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में फार्मूला शीट या फार्मूला चार्ट की बात करते हैं, वैसे ही मैं बायोलॉजी में करूंगा फैक्ट फाइल या फैक्ट शीट की बात करूंगा। जैसे कुछ फैक्ट होते हैं, मान लो मैं बात करता हूं, दिस इज द वन ऑफ द फैक्ट, लार्जेस्ट RBC in any vertebrates। किसी भी वर्टिब्रेट में सबसे बड़े जो आरबीसी होते हैं वो किसमें होंगे, एम्फीबियंस में होंगे, और एम्फीबियंस का नाम है एम्फ्यूमोप्रोटियस। एम्फ्यूमोप्रोटियस
इसमें सबसे बड़े क्या होंगे, आरबीसी होंगे, और उसका जो डायमीटर है दिस इज द 80 माइक्रोन या माइक्रोमीटर। दिस इज द लार्जेस्ट आरबीसी इन एनी वर्टिब्रेट, दिस इज द फैक्ट। ठीक है, अब हर एक फैक्ट के पीछे एक रीजन भी होता है, तो अगर हम रीजन की बात करेंगे, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। तो आपको जैसे कुछ फैक्ट तैयार करने हैं, जिससे क्या होगा, एक फैक्ट फाइल हमारा तैयार हो जाएगा और हमको चीजें बहुत जल्दी रिकॉल होंगी। तो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट आपको हाउ टू रीड एनसीईआरटी फिर से देख लीजिए, आप उसका थ्योरी रीड कीजिए, आप उसका समरी रीड कीजिए, समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक फ्लो चार्ट उसके अंदर जो होते हैं उसको रीड कीजिए। साइंटिस्ट के बारे में आप किसी की थ्योरी के चैप्टर से पहले साइंटिस्ट के बारे में मेंशन होता है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक आप फैक्ट फाइल या फैक्ट शीट तैयार रखिए बायोलॉजी के बारे में। उस बायोलॉजिकल जो फैक्ट हैं उसमें आप नोट डाउन कीजिए, जब भी आपको फ्री टाइम उसको रीड कीजिए, तो आपका ऐसा तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जनरल इंफॉर्मेशन है कि अपन नेशनल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत है, तो हमारे पास कुछ स्ट्रेटजी होना चाहिए, है ना। तो इनको आप फॉलो करोगे तो अपन जरूर आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होना ही है। ये तो चीजें होंगी आपके नीट के बारे में। आज मैं बात करूंगा इन टुडेस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द सम इंपॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी एंड सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देखिए बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग। बायोलॉजी साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं लिविंग थिंग का, और अपन कह सकते हैं लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी इट इज द ग्रीक टर्म, एक ग्रीक टर्म है बायोलॉजी, इट इज द ग्रीक टर्म, ओके, विच इज कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड, दो डिफरेंट वर्ड से मिलकर बना है, वन इज बायोस एंड वन इज लॉगस। देखिए बायोस का मतलब होता है लाइफ और लिविंग थिंग, और लॉगस का मतलब होता है टू स्टडी। तभी मैंने बताया बायोलॉजी इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद टू स्टडी या स्टडी ऑफ लिविंग थिंग या लाइफ, लाइफ के स्टडी को, या जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है जिनके अंदर लाइफ है उसके स्टडी को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी। टर्म बायोलॉजी गिवन बाय, टर्म बायोलॉजी गिवन बाय लेमा एंड ट्रेवेरिनस। जो बायोलॉजी टर्म है वो किसने दिया था, लेमार्क ने और ट्रेवेरिनस ने। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी ए अरिस्टोटल। बायोलॉजी के जो फादर है वो कौन है, अरिस्टोटल। उसके बाद देखिए बायोलॉजी हैविंग थ्री मेन ब्रांचेस, बायोलॉजी के तीन मेन ब्रांच होंगे। वन इज फाइटोलॉजी, एक फाइटोलॉजी होगा, एक जूलॉजी होगा, एक माइक्रोबायोलॉजी होगा। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे नोट करता हूँ। बायोलॉजी के थ्री मेन ब्रांचेस होंगे। वन इज बॉटनी, दिस इज द फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी। वन इज जूलॉजी, जो दिस इज द एनिमल, एनिमल का स्टडी। अनदर इज माइक्रोबायोलॉजी, एक होगा माइक्रोबायोलॉजी। तो बॉटनी दिस इज द फाइटोलॉजी विच डील्स विद द रिलेटेड विद द प्लांट, इसमें प्लांट को अपन डील करेंगे। जू दिस इज द एनिमल, इसमें अपन एनिमल को डील करेंगे। माइक्रो दिस इज द स्मॉलर
माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर अपन छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी करेंगे, जैसे द माइक्रोबायोलॉजी। इसके जो फादर है बॉटनी के थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। फादर ऑफ जूलॉजी अगेन एरिस्टोटल। बायोलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल है और जूलॉजी के फादर भी एरिस्टोटल है। इन माइक्रोबायोलॉजी के फादर है लुईस पास्चर। Clear? So these are the three main branches of the biology. One is botany, this is the phytology. One is zoology and one is microbiology. अपन सिर्फ अभी बेसिक पे बात कर रहे हैं। उसके बाद बायोलॉजी के कुछ अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होंगे। पहले मैं बात करता हूँ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी सुन लीजिए क्या होता है। It is the external structure of an organism। जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, जैसे बाहर से कोई भी एनिमल कैसा दिखाई आता है, अभी हमको उसको ना तो उसका क्लास के बारे में पता है ना उसके फाइलम के बारे में पता है। सीधे से हमने देखा कि बाहर से कैसा विजिबल है, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उसके कॉम्प्लेक्सेस क्या है। This is the morphology. That is the external study of an organism. तो लिख देता हूँ। It is the external study of an organism। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एक्सटर्नल स्टडी है उसको अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, उसके बाद अगला होगा एनाटॉमी। एनाट बोलते हैं, है ना। जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो आपको फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा एनाटॉमी। ठीक है, एनाट मीन या सिंपली एनाटॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी या इंटरनल और वर्किंग, अपन वर्किंग तो नहीं बोलेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म। तो एनाटॉमी में क्या है? इट इज द study of internal structure of an organism और organs। किसी भी ऑर्गेनिज्म का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है या उसके अंदर जो ऑर्गन्स है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, हम किस में डील करते हैं? एनाटॉमी में। जैसे हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, जैसे किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, वो सब हम किस में डील करेंगे? जैसे एनाटॉमी। क्लियर? उसके बाद एक होगा फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी देखिए फिजियोलॉजी क्या होता है? इट इज द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गन्स। या हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फिजियोलॉजिकल जो एक्टिविटी होता है उसमें किस में रीड करते हैं? फिजियोलॉजी में। जैसे आप पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, अभी आपको पूरे एमबीबीएस में आपको सिर्फ फिजियोलॉजी से भी डील करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द फिजियोलॉजी? इट इज द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गन्स और ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गन कैसे काम करता है, इट इज द फिजियोलॉजी। ध्यान दीजिए, कोई भी ऑर्गन का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज द एनाटॉमी। और कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर से कैसा दिखता है, दिस इज द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी। फिर से बोलूं, व्हाट इज द फिजियोलॉजी? इट इज द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गन्स या ऑर्गेनिज्म का जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो कैसे चल रहा है, दिस इज द फिजियोलॉजी। मैं लिख देता हूं, इट इज द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गन्स। कोई भी ऑर्गन कैसे काम करता है, जैसे हार्ट कैसे काम करता है वो हार्ट का फिजियोलॉजी हो गया है, ब्रेन कैसे काम करता है वो ब्रेन का फिजियोलॉजी हो गया है। ठीक है, उसके बाद और कुछ भी ब्रांच है। सम अदर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस उसमें लिखता हूं। उसके बाद अगला होगा हिस्टोलॉजी।
histology related with the tissue, this is the study of tissue, study of tissue, टिश्यू का जो स्टडी किया जाता है उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। उसके बाद एक होगा आपका कह सकते हैं सॉरोलॉजी, सॉरोलॉजी द स्टडी ऑफ लिजार्ड्स, स्टडी ऑफ लिजार्ड्स। देखिए जो लिजार्ड्स होते हैं वो रेप्टाइल्स में आते हैं, बट रेप्टाइल का सेपरेट स्टडी है। यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ये भी कई बार नीट में पूछा गया है। लिजार्ड, स्पेसिफिक लिजार्ड का जो स्टडी है दिस इज द सॉरोलॉजी। उसके बाद एक होगा हर्पेटोलॉजी, हर्पेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस का स्टडी है दिस इज द हर्पेटोलॉजी। बट मैंने कहा लिजार्ड भी क्या है, रेप्टाइल्स है, लेकिन उसका जो स्टडी स्पेसिफाई हो रहा है जैसे सॉरोलॉजी से। उसके बाद यहाँ पे रेप्टाइल में स्नेक भी आते हैं, लेकिन स्नेक का स्टडी सेपरेट है, दिस इज ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी और सर्पेंटोलॉजी। ऑफियोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी स्टडी ऑफ स्नेक्स। स्नेक्स का जो स्टडी है, जो सांप का जो स्टडी होता है वो किस में आता है, ऑफियोलॉजी में। ऑफियो और सर्पेंटो रिलेटेड विद द स्नेक। उसके बाद एक होता है नीडोलॉजी, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ही। नीडोलॉजी, CNIDOLOGY, नीडो सी का बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स, है ना, जो फाइलम सिलेंट्रेट्स है उसके जो मेंबर है उनके स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, नीडोलॉजी। ओके, सिलेंट्रेट का दूसरा निडेरिया होता है, उसके अंदर निडोब्लास्ट होता है, इसलिए नीडो आया। उसके बाद अगला जो ब्रांच होगा दिस इज द नीडोलॉजी। ओके, NIDO, देखिए सी का बहुत ही डिफरेंस है यहाँ पे, सी की वजह से मतलब बदल जाएगा। नीडोलॉजी द स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट, स्टडी ऑफ बर्ड्स नेस्ट। जो बर्ड्स के जो नेस्ट होते हैं उनके स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, नीडोलॉजी। इस पे जरूर आपको ध्यान देना है। अगर सी आ गया है द स्टडी ऑफ सिलेंट्रेट्स, अगर सी नहीं है दिस इज द सिंपली नीडोलॉजी, स्टडी ऑफ बर्ड नेस्ट। ओके, उसके बाद कुछ और भी ब्रांचेस हैं। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी। ओके, इक्थियोलॉजी द स्टडी ऑफ फिशेस, मछलियों का जो स्टडी होता है वो किसमें आता है, इक्थियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है भी। उसके बाद एक होता है ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी या ऑन्कोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर। कैंसर का जो स्टडी होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। कैंसर, देखिए कैंसर क्या है, जर्नल एक टर्म बता देता हूं। कैंसर इट इज द अनकंट्रोल्ड रैपिड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द सेल। जब कोई सेल अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिवीजन करने लगती है, वो उसके कंट्रोल में नहीं हमारे, दिस इज द कैंसर। ओके, वो ह्यूमन हेल्थ डिसीज हम बात करेंगे कैंसर के बारे में 12th क्लास में। उसके बाद देखिए एक होगा आपका इथोलॉजी, अगला ब्रांच होगा इथोलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, कोई भी एनिमल कैसे बिहेव करता है, दिस इज द इथोलॉजी। उसके बाद एक होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इथोलॉजी बता दिया है,
एक होता है मास्टोलॉजी, मास्ट रिलेटेड विद द, यहां पे होगा ब्रेस्ट से, मास्टोलॉजी दिस इज द स्टडी ऑफ ब्रेस्ट, जनरली क्लिनिकल है ना, मतलब हम ऐसा भी कह सकते हैं ये क्लिनिकल ब्रांच है बायोलॉजी, मास्टोलॉजी हो गया है, ऑन्कोलॉजी हो गया है, और भी क्लिनिकल ब्रांच हो गया जैसे द कार्डियोलॉजी, कई लोग कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट एंड डिजीजेस, हार्ट से रिलेटेड जो हार्ट का स्टडी है उससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो अपन किससे पढ़ेंगे, कार्डियोलॉजी में। उसके बाद एक होता है न्यूरोलॉजी, ये सब क्लिनिकल ब्रांच है न्यूरोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रेन एंड डिसऑर्डर। तो देयर आर सो मेनी ब्रांचेस, क्लिनिकल ब्रांचेस भी होंगे और जनरल ब्रांचेस भी होंगे, एक जनरल आइडिया हमने लिया है, ओके। तो दीज आर द ब्रांचेस ऑफ द बायोलॉजी। अब मैं कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करता हूँ। देखिए बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बायोलॉजी तो रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, उसको आपको इसके जो वर्ड हैं उसका जनरल मीनिंग आपको पता चल गया तो आपको बायोलॉजी बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी हम कह सकते हैं, टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद बायोलॉजी, बायोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या टर्म हो सकते हैं, वो कुछ प्रीफिक्स भी हो सकते हैं, कुछ सफिक्स भी हो सकते हैं, है ना। जैसे हमने बोला एक होगा डिस या एल्जिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहां पे डिस आ गया है वो प्रीफिक्स में भी हो सकता है, ओके। डिस या एल्जिया, दिस इज द पेन। हम क्या कह सकते हैं, कहीं पर तो कुछ तो दर्द हो रहा है, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया है डिसयूरिया, दिस इज द पेनफुल यूरिनेशन। मैं क्या लिख सकता हूं इसको, पेनफुल यूरिनेशन, है ना। तो जनरल में टर्म बता रहा हूं। उसके बाद एक होता है टिस, ओके। जैसे मैंने लिखा टिस का मतलब पहले होता है इन्फ्लामेशन, कहीं पर तो स्वेलिंग हो गया है, जहां पे टिस आता है दिस इज इन्फ्लामेशन, वो जनरली क्या होगा, ये आपके सफिक्स में आएगा, जैसे मैंने लिखा गैस्ट्राइटिस, आ गया ना टिस, दिस इज द इन्फ्लामेशन इन द स्टमक, ओके। इन्फ्लामेशन इन स्टमक, या हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक, और जो गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन है दिस इज द गैस्ट्राइटिस। उसके बाद एक होता है टैकी। देखिए टैकी का मतलब होता है फास्ट या रैपिड, है ना। कोई चीज कहीं पे बहुत फास्ट चल रही है, तेजी से चल रही है, तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, टैकी। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है रैपिड हार्ट रेट। जनरली अगर किसी का हार्ट रेट नॉर्मल से बहुत ज्यादा तेज चल रहा है, दिस इज द टैकीकार्डिया, और उसके लिए क्या अपन यूज करेंगे, टैकी। तो टैकी का मतलब क्या होता है, फास्ट एंड रैपिड। उसके बाद होगा ब्रैडी, ब्रैडी का मतलब होता है स्लो, ओके। तो अगर इसमें मैं लिख सकता हूं इसे ब्रैडी कार्डिया, स्लो हार्ट रेट, क्लियर। तो जहां पर ब्रैडी हो, ब्रैडी कार्डिया लिखा हो, तो आपको समझना कोई तो चीज और स्लो है।
उसके बाद देखिए कुछ ऑर्गन से रिलेटेड भी टर्मिनोलॉजी होगा, जैसे मैंने लिखा कोर। ओके, कोर को अपन बोलते हैं हार्ट, इसलिए इससे रिलेटेड हर चीज होती है कोरोनरी, लाइक कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी वेन। तो जहां पर भी कोर लिखा हो, जो कोर है दिस इज अ क्लिनिकल टर्म। कोर किसको बोलते हैं अपन? हार्ट को, इसलिए उससे रिलेटेड क्या होता है? कोरोनरी। लंग्स के लिए भी होगा, जैसे द पल्मोन। ओके, किसके लिए होगा? लंग्स के लिए होगा, इसलिए लंग्स से रिलेटेड हर चीज क्या होगी? पल्मोनरी। क्लियर? दिस इज द पल्मोनरी। और भी कुछ टर्म होते हैं, जैसे मैंने लिखा रीन। ओके, रीन का मतलब होता है किडनी। ओके, इसलिए हर चीज इधर किडनी से रिलेटेड रीनल, लाइक रीनल आर्टरी, रीनल वेन। फिर होता है हेपार। हेपार का मतलब होता है लीवर, इससे रिलेटेड होता है जैसे हेपेटिक, हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक वेन। उसके बाद